हेलो क्लास। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 में हम सबसे पहले प्लानीमीटर पढ़ेंगे। इसमें हमें डिफरेंट काइंड ऑफ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑब्सलीट हो गए हैं, जो पहले यूज़ होते थे, उनके बारे में भी हमें जानना होगा। जैसे उसमें एबनी लेवल्स हैं, प्लानीमीटर हैं और पेंटोग्राफ्स, इस तरह के अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उसको हम वन बाय वन या जो जिस हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस है, उस तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसमें माइनर इंस्ट्रूमेंट में हाँ, प्लानीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लानीमीटर में क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। देन थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि प्लानीमीटर में क्या है। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी लैंड सर्वेइंग एंड द कैडेस्ट्रल मैपिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। कैडेस्ट्रल सर्वेइंग मैंने बताया था, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग इसके पहले भी तुमने पढ़ा होगा, जो एक्चुअली में बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं किसी भी लैंड की। अगर किसी भी लैंड की बाउंड्री डिसाइड करें इसको खरीदने के पर्पज से या फिर उस पर टैक्स टैक्सेशंस के लिए या फिर किसी भी चीज़ों के लिए, तो उस तरह के सर्वे को क्या बोलते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे। Then the in the then in the middle of 19th century, land surveying and the cadastral mapping was introduced in the most European countries. ठीक है। Then fiscal laws require size and the value of land's area to be determined authoritatively as the basis of the tax equity. All real estate had to be recorded, its content, extent, values and ownership documented. ये क्या कर रहा है कि 19th सेंचुरीज के मिडिल में जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड्स थे, तो उस लैंड पे जो मैप हमारे पास था, उस लैंड पे हमें हर लोग से कितना उस पे टैक्स लेना है, इसके लिए हमें एग्जैक्ट एरिया पता होना बहुत ज़रूरी था कि एग्जैक्ट कितना एरिया है। उस हिसाब से ही हम उस पे टैक्स या जो कि उस पे चार्जेस लगाना था वो लगाना था। तो इस वक्त ही जो हमारा है प्लानीमीटर इन्वेंट हुआ है। ठीक है। The need of precise calculation are especially for the taxation purpose lead to appearance of a variant measuring devices and a variety of planimeters are invented। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और अच्छी हिस्ट्री है कि इट इज इन्वेंटेड एज पर द मिसअंडरस्टैंडिंग। हम किसी और इक्विपमेंट को बनाया जा रहा था। कई सारे ड्राइंग एक्सपर्ट्स थे और कई सारे सर्वेयर एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने मिलकर बेसिकली एक जॉर्ज नाम आता है इसमें, उन्होंने मिलकर ये प्लानीमीटर्स बनाए वन बाय वन इस पे करेक्शन करते हुए। तो इट इज़ इन्वेंटेड विद द मिसअंडरस्टैंडिंग। ये एक्चुअली में प्लानीमीटर बना नहीं रहे थे, बट एज द पर द मिसअंडरस्टैंडिंग ये ओवरऑली ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा बन गया। अच्छा, यूज़ कैसे करते हैं? अभी ये कैसा दिखता है, इस तरह इसमें थोड़ा सा रफ डायग्राम है। कैसा दिखता है ये देख लो। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लानीमीटर क्या है। ठीक है। देन द प्लानीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वेइंग टू कंप्यूट द एरिया ऑफ एन गिवन प्लान। ओके, देन प्लानीमीटर ओनली नीड्स प्लान ड्रॉन ऑन द शीट टू कैलकुलेट। ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा एरिया है, ये ये एरिया जो है हमने सर्वेइंग करा, और सर्वेइंग करने के बाद हमारा जो लैंड का या कहीं का भी एरिया था, हमने उसको अपने पेपर पे कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास जो बना हुआ मैप है वो इस तरह का मैप है। और अगर इस मैप के थ्रू आपको बोला जाए कि अगर आपके पास ये मैप है और इस मैप के थ्रू आप एरिया बताइए कि इस मैप का कितना एरिया है। जैसे सपोज करो कि हमने कोई एक्चुअल फील्ड का एरिया, एक्चुअल फील्ड पे हमने सर्वेइंग करी। तो सपोज करो हम वहाँ पे 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर को मान लो 1 सेंटीमीटर का हमने स्केल लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हमने स्केल लिया और इस तरह से हमने सर्वेइंग करी। तो उससे जो हमने भी जो भी एरिया प्लॉट करा वो हमने इस तरह का कुछ एक एरिया आ गया। अगर हमारे पास सिर्फ कागज पर या किसी ड्राइंग शीट पर बना हुआ सिर्फ ये एक प्लान है और तुमको बताया जाए कि एग्जैक्टली इसका एरिया बताओ, तो ठीक है, सबसे पहले हमको इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया कैलकुलेट करना होगा, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे ओरिजिनल फील्ड की। तो अभी हम बात ओरिजिनल फील्ड की नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें इसका भी एरिया निकालना हो कि हाँ, इस ग्राफ पेपर या प्लॉट करा हुआ जो उसमें पेपर पे प्लॉट किया हुआ एरिया इसका निकालना हो, तो इसके पहले ये जो निकालना था ये बहुत ही टेडियस टास्क था, बहुत डिफिकल्ट था। कैसे कि क्योंकि इसको आप छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे।
जैसे सपोज करो यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगल मिल गया, यहाँ एक रेक्टेंगल मिल गया, यहाँ फिर एक ट्रायंगल मिल गया, और इस तरह से इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद तुम पे क्या होता था कि इन सभी को ऐड करके इसका एरिया निकलता था, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग है। ठीक। तो अगर हमें इतना टाइम टेकिंग नहीं करना हो और हमें, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना प्लानीमीटर। तो इसमें क्या होता है, प्लानीमीटर की मदद से अभी हम देखेंगे कि इसमें एक पॉइंट जो है, इसका पॉइंटर पॉइंट जो निडल है, वो कहीं एक पॉइंट पे स्टार्ट करके बस इस पे क्लॉकवाइज जैसे जैसे ये ग्राफ है उसी की आउटर बाउंड्री पे उस पे रोटेट करा देंगे, और रोटेट कराने के बाद एक फॉर्मूला लगा के अपने आप उस प्लान का हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि प्लानीमीटर से क्या, प्लानीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे पेपर पर बना हुआ कोई भी प्लान का हम डायरेक्टली किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। देन जनरली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए इरेगुलर प्लॉट। बेसिकली जो इरेगुलर प्लॉट्स जैसे कि बात करें रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की या पेंटागन की, इन सब का हमारे पास एक कोई फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास एक इरेगुलर प्लॉट्स है, तो इरेगुलर प्लॉट्स का एरिया निकालने के लिए बेसिकली इट इज वेरी बेनिफिशियल टू यूज अ प्लानीमीटर। ठीक है। अब ये इक्विपमेंट है बेसिकली, इसको कैसे कैसे यूज करेंगे इसका पहले कुछ पार्ट्स हम समझ लेते हैं, आगे इस पार्ट्स के बारे में और भी डिस्कशन है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंकर आर्म। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे एंकर आर्म। और यहाँ एंकर आर्म के बाद यहाँ वाला जो एक दूसरा आर्म होगा इसको बोलेंगे ट्रेसिंग आर्म। ठीक, बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक एंकर आर्म है और एक ट्रेसिंग आर्म है, इन दोनों को एक हिंज पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया है। इसको एक हिंज पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया है। और जनरली करना क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंकर आर्म के नीचे यहाँ पर एक वेट लगा हुआ है, और वेट के नीचे एक छोटी सी, मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वेट के नीचे एक छोटी सी निडल है। जनरली क्या करना होता है, हमें इस वेट वाले यानी इस निडल पॉइंट को या एंकर पॉइंट को एक जगह पे पेपर पे फिक्स कर देंगे, और फिर यहाँ पे ये जो ट्रेसिंग पॉइंट है, इस ट्रेसिंग आर्म्स की मदद से इस ट्रेसिंग पॉइंट को जो भी हमारी ड्राइंग का जो है उसकी आउटर बाउंड्री पे ये पॉइंट, ये निडल पुट कर देंगे, और जहां जहां जैसे जैसे उसकी आउटर बाउंड्री पे इस ट्रेसिंग पॉइंट को मूव कराते रहेंगे। इधर की जो हमें असेंबली दिख रही है, यहाँ पे एक असेंबली दिख रही है कि हमें एक वर्टिकल ड्रम लगा हुआ है, या इसको व्हील कह सकते हैं, वर्टिकल व्हील लगी हुई है, उसी व्हील के साथ कनेक्टेड है एक छोटा सा डायल, और यहाँ पे वर्नियर स्केल इंडेक्सिंग्स लगी हुई है। तो जनरली यहाँ पे इस वाले फिगर में देखो तो क्या होगा, जैसे जैसे आप ये ट्रेसिंग आर्म्स को मूव कराओगे, जैसे ही ये ट्रेसिंग आर्म्स को मूव कराओगे तो ये क्या है, ये व्हील रोटेट होगा, उस व्हील के रोटेशन की वजह से यहाँ पर ये डायल गेज में भी रोटेट होगा, और डायल गेज में जो क्या है रीडिंग्स होंगी वो वर्नियर के स्केल पे रीडिंग्स होंगी। तो इसी की मदद से जो है हम फॉर्मूला लगा के टोटल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स एक बार फिर देख लो। ये क्या है, उसको इसको बोलेंगे एंकर आर्म। एंकर आर्म को स्मॉल आर्म भी बोलते हैं, छोटा आर्म। ठीक है, एंकर आर्म को स्मॉल आर्म बोलते हैं। ये वाला क्या असेंबली है, ये है वेट। ठीक, ताकि वहां पे उसको फिक्स कर सकें। वेट के जस्ट नीचे क्या है, निडल पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हमें वेट को फिक्स करना होगा, तो उस वेट के जस्ट नीचे लगा होगा निडल, इसको बोलेंगे निडल पॉइंट या फिर एंकर पॉइंट। एंकर मतलब क्या होता है, समझो जैसे कहीं एक नाव खड़ी करनी होती है, तो तुम्हें पता होगा एंकर का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, खूंटी या फिर लंगर। तो जैसे अगर हमें किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर देना हो, तुमने देखा है कि अगर नाव पे अगर हम एक जगह पे कहीं बांध दे तो उसी पॉइंट को एंकर पॉइंट बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि ये वाला पॉइंट हमें एक बार फिक्स कर देना है, उसके बाद हमें सिर्फ ट्रेसिंग आर्म्स को ही इधर उधर मूव कराना है, ये पॉइंट बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। देन ये जो हमारा एंकर आर्म है और जो ट्रेसिंग आर्म है, एक पॉइंट जहां से कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, आपका हिंज। और इसी हिंज के असेंबली की वजह से, और ये जो ट्रेसिंग पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेसिंग, ये जो ट्रेसिंग आर्म है, ट्रेसिंग आर्म को आगे पीछे करने के लिए हमारे टेंजेंट स्क्रू लगे होंगे और क्लैंप स्क्रू लगा होगा उसको टाइट करने के लिए। और ये जो ट्रेसिंग आर्म है, ट्रेसिंग आर्म के जस्ट नीचे एक निडल लगा होगा जिसको बोलेंगे ट्रेसिंग पॉइंट।
और इसी ट्रेसिंग पॉइंट को जो भी हमारा एरिया है उसी के बाउंड्रीज पर रख के उसकी बाउंड्रीज पर मूव कराते रहेंगे। जैसे जैसे ट्रेसिंग आर्म को मूव कराओगे वैसे वैसे तुम्हारा व्हील जो है मूव करेगा, और व्हील के मूव करने से तुम्हारा ये डायल भी मूव करेगा। और यहाँ इंडेक्स की मदद से जो है हम टोटल रीडिंग्स पढ़ लेंगे। दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लानीमीटर। उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में और ढंग से पढ़ लेंगे जो इसेंशियल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं? ट्रेसिंग आर्म, ट्रेसिंग पॉइंट, एंकर आर्म, वेट एंड द निडल पॉइंट, क्लैंप, हिंज, टेंजेंट स्क्रू, इंडेक्स, व्हील, डायल एंड वर्नियर। तो यहाँ पे क्या है? ट्रेसिंग आर्म मैंने बताया था कौन सा है, ये वाला। ये है आपका ट्रेसिंग आर्म। एंकर आर्म आपको फिक्स कर देना है। एंकर आर्म आपको फिक्स कर देना है। यहाँ पे जो वेट असेंबली है, इस वेट असेंबली की वजह से ये निडल उसी पॉइंट पर फिक्स रहेगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा। जहाँ पे भी हमें एक पॉइंट फिक्स करना था वहां पे हमने कहीं इनसाइड द ग्राफ या आउटसाइड द ग्राफ फिक्स कर दिया। अच्छा, ये मैंने इनसाइड द ग्राफ और आउटसाइड द ग्राफ क्या बात कही, इस बात को समझ लो। सपोज करो कि ये हमारा एक टोटल पेपर है, और इस पेपर पे यहाँ पे इस तरह से एरिया बना हुआ है जिसका हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया क्या है? ये एरिया छोटा है। तो इस बार हम चाह सकते, अगर हमारा क्या यूज होगा, जो हमारा ये निडल पॉइंट है, ये जो निडल पॉइंट है या जो एंकर पॉइंट है, यानी जो हमारा एंकर आर्म है उसको हम एक जगह पे फिक्स कर देंगे, और दूसरा जो हमारा ट्रेसिंग आर्म है उसको यहाँ पे फिक्स करके इस तरह से इसकी मदद से यहाँ पे मूव करा सकते हैं। याद रखना है कि हमें अपना एंकर आर्म या एंकर पॉइंट को उस जगह पे फिक्स करना है ताकि ये जो हमारा ट्रेसिंग वाला आर्म है या ट्रेसिंग निडल है, हम देख लेंगे कि ये कंप्लीटली इसके एरिया के सारे एक्सट्रीम बाउंड्रीज तक जा पा रही है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारा निडल पॉइंट है, निडल पॉइंट उसी एरिया के अंदर रख रहे हैं या उसी एरिया के बाहर रख रहे हैं। ये तो एरिया छोटा था तो हमने क्या किया, इसमें अपना निडल पॉइंट बाहर रख लिया। लेकिन अगर सपोज करो कि ये एक पेपर था और हमारे इस पेपर में एरिया कुछ इस तरह से होता, इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना होता, तो ऑब्वियसली हमारा जो ये इक्विपमेंट है, जो प्लानीमीटर है, हमें इस प्लानीमीटर को इस एरिया के अंदर रखना होता। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है बदल जाएगा। इसलिए ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखेंगे कि जो हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हमारा जो प्लानीमीटर है उसी एरिया के अंदर रखा हुआ है या उस एरिया के हमारा ये जो एंकर पॉइंट है वो बाहर रखा हुआ है। तो ट्रेसिंग हम समझ के इस वाला जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो मूव कराएंगे ट्रेसिंग के थ्रू, जैसे इस वाले पार्ट को हमने फिक्स कर दिया और इसके पार्ट इस आर्म को मूव कराएंगे, दैट इज ट्रेसिंग आर्म। और यहाँ पे ये जो निडल लगी हुई है ये है ट्रेसिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे हमें फिक्स करना है वो हो गया हमारा एंकर पॉइंट या निडल पॉइंट, और ये आर्म हो गया एंकर आर्म। फिर यहाँ पे ये निडल पॉइंट जो है ज़्यादा मूव ना करे इसलिए यहाँ पे वेट लगा हुआ है। ठीक। देन यहाँ पे ये क्लैंप है, क्लैंप के थ्रू जो है हम टेंजेंट स्क्रू को जब मूव कराएंगे, तो मैंने दिखाया था इसके पहले, ये ट्रेसिंग आर्म्स जो है ये आगे छोटा या बड़ा हो सकता है। इस फिगर में ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन जनरली जो है हमारा एंकर आर्म जो होता है स्मॉल आर्म होता है, और ट्रेसिंग आर्म जो होता है वो लार्ज आर्म होता है, वो बड़ा आर्म होता है। और ये जो डायल की और जो यहाँ पे छोटी सी घिरनी है, इस तरह की इनकी इस तरह की असेंबली होती है जिसमें वर्नियर्स की रीडिंग होती है। जब ये व्हील रोटेट करेगा तो इस व्हील के रोटेशन से यहाँ पे ये डायल जो है रोटेट करेगा। कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये डायल घुमा, उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू, वहाँ पे इंडेक्स जो लगा होगा उसके थ्रू हम वर्नियर से रीडिंग पढ़ सकते हैं, और इसी की मदद से जो है हम एरिया को मेजर करेंगे। देख लेते हैं ट्रेसिंग आर्म्स क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि ट्रेसिंग आर्म इज एन आर्म विच मैनेजेस द पोजीशन ऑफ ट्रेसिंग पॉइंट्स एट वन एंड विद द हेल्प ऑफ द हिंज। ठीक है, ट्रेसिंग आर्म्स क्या कर रहा है कि हिंज की मदद से किसी एक एंड पे ट्रेसिंग पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट्स पे मैनेज करने का जो काम करेगा, दैट विल बी डन बाय ट्रेसिंग आर्म। ट्रेसिंग पॉइंट कौन सा होगा? ट्रेसिंग पॉइंट इज ए मूवेबल निडल। देखो इसके पहले वाला जो टेंजेंट जो तुम्हारा एंकर निडल था,
एंकर निडल इज अ फिक्स निडल। तो ट्रेसिंग पॉइंट जो है वो क्या है, ट्रेसिंग पॉइंट इज ए मूवेबल निडल which is connected to the tracing arms. This point is moved over the outline of the area to be measured. ठीक है, जो आउटलाइन एरिया है उसके थ्रू उसको हम अपना जो ट्रेसिंग पॉइंट है उसको मूव कराएंगे। जब ट्रेसिंग पॉइंट मूव कराएंगे तो उसकी वजह से ट्रेसिंग आर्म में डिफ्लेक्शन होगा, और यही ट्रेसिंग आर्म जो है वो व्हील के थ्रू, जो व्हील उसमें अटैच था वो व्हील घूमेगा, और उसकी वजह से वो जो है डायल पे भी रीडिंग देगा। Then anchor arm is used to manage anchor position. Anchor position means fixed position or needle point position on the plan. Its one end is the connected to the weight and needle point and other end at the integrated unit. ठीक है, इसके एंकर आर्म के एक तरफ निडल पॉइंट लगा है जो कि फिक्स रखना है हमें। देन वेट एंड द निडल पॉइंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंकर। एंकर मैंने क्या बताया था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंगर। जैसे नाव को किसी एक पॉइंट से बांध दो, और फिर अगर मान लो समुद्र में या नाव में या पानी में कितनी भी लहर हो, तो नाव अलग जगह पे डिफ्लेक्ट करेगी लेकिन वो किसी एक ही पॉइंट पे फिक्स रहेगा। तो ये एंकर भी इसी तरह से क्या है, किसी एक पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया और दूसरे आर्म्स को उस हिसाब से मूव करा रहे हैं। A fine needle point is located at the base of a heavy block. Heavy block इसलिए ले रखते हैं ताकि वो पॉइंट बिल्कुल फिक्स हो जाए, वो इधर उधर जब हम ट्रेसिंग आर्म्स को घुमाएं तो वो इसकी वजह से मूवमेंट उसमें ना हो। द निडल पॉइंट इज एंकर्ड एट द रिक्वायर्ड स्टेशन ऑन द प्लान। बात करते हैं क्लैंप की, तो क्लैंप इज यूज टू फिक्स द ट्रेसिंग आर्म, सॉरी या ट्रेसिंग आर्म इन द स्टैंडर्ड लेंथ विदाउट एनी एक्सटेंशन। ठीक है, जो क्लैंप है वो ट्रेसिंग आर्म को स्टैंडर्ड लेंथ में अगर हमें फिक्स करना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेसिंग आर्म है वो आगे पीछे ना करे, तो हम क्लैंप को क्या है टाइट कर देंगे, और अगर हम क्लैंप को लूज करेंगे तो ट्रेसिंग आर्म को हम टेंजेंट स्क्रू की मदद से आगे पीछे कर सकते हैं। टेंजेंट स्क्रू के बारे में पढ़ लो कि टेंजेंट स्क्रू इज यूज टू एक्सटेंड द ट्रेसिंग आर्म अप टू द रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, अगर हमें टेंजेंट स्क्रू को यूज करना है तो क्लैंप शुड बी लूज, और अगर क्लैंप टाइट है तो टेंजेंट स्क्रू भी यूज नहीं कर पाएंगे। हिंज, द ट्रेसिंग आर्म एंड द एंकर आर्म आर कनेक्टेड बाय द हिंज ऑफ ए इंटीग्रेटेड यूनिट। जैसे आपकी हाथ जो है, हाथ में एक आपके कोहनी से नीचे एक फोर आर्म वाला पार्ट हो गया, और एक आपकी वो शोल्डर के नीचे बाइसेप वाला पार्ट हो गया। तो ये कहाँ पे कनेक्टेड है, कोहनी पे कनेक्टेड है। कोहनी को ही क्या बोलेंगे, हिंज कनेक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो दो हमारे आर्म है, एंकर आर्म और आपका ट्रेसिंग आर्म, किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, जिसे बोला जाता है क्या, हिंज। विद द हेल्प ऑफ दिस हिंज एट आर्म्स कैन रोटेट अबाउट देयर एक्सिस। ठीक है, इंडेक्स इज द लोकेशन वेयर ऑल मेजरिंग अरेंजमेंट्स लाइक व्हील डायल आर कैडर्ड। ये जो मैंने दिखाया था नीचे, जो इंडेक्स वाला पार्ट था, जो ये व्हील डायल और इन सब की इस तरह की असेंबली होगी वर्नियर की, कि इंडेक्स के थ्रू हम उसका रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। व्हील इज द फिक्स्ड इन द इंटीग्रेटेड यूनिट which helps to measure the tracing length. It is used to set zero on। देखो सबसे पहले जब भी हमें आउटलाइन ऑफ द एरिया पहले स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें डायल को जीरो कर देना होगा, और जीरो से करने के बाद हम आगे पूरे उसको ट्रेस उसके आउटलाइन के थ्रू ट्रेसिंग पॉइंट को मूव कराएंगे। तो जितनी बार वो जो डायल है वो रोटेट करेगा, जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो उसमें काउंटर पे इंडेक्स पे दिखा देगा, और बाकी जो रीडिंग है वो वर्नियर पे दिखा देगा। उसकी ही मदद से जो हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें उस टोटल आउटलाइन पे जिस पे हमने अपना ट्रेसिंग पॉइंट घुमाया उसका एरिया हम मेजर कर सकते हैं। वर्नियर इज अटैच्ड टू द व्हील एज राउंडेड ड्रम with the graduation on it. It is divided into the 100 parts. यूज कैसे करना है, हाउ कैन वी यूज इट। So how to use planimeter in a surveying? Planimeter is used to compute the area of a given plan or any shape। किसी भी शेप का जो एरिया है वो हम उससे कंप्यूट कर सकते हैं किसी गिवन प्लान में। ये ओरिजिनल फील्ड की बात नहीं हो रही है, पेपर पर जो भी कोई एक प्लान बना हुआ है हम उसका ही एरिया इससे मेजर कर सकते हैं, किससे, प्लानीमीटर से। इन द फर्स्ट स्टेप anchor point is to be fixed at one point if the given plan area is small।
देन एंकर पॉइंट इज प्लेस्ड आउटसाइड द प्लान। ये मैंने शुरू में ही बात बताया था कि अगर गिवन प्लान एरिया जो है वो अगर आपका छोटा है तो हमें जो एंकर पॉइंट है वो आउटसाइड द प्लान रखना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इफ द गिवन प्लान एरिया इज लार्ज देन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द प्लान। ऑब्वियसली अगर प्लान एरिया बड़ा होगा तो हमें अपना जो ये इंस्ट्रूमेंट है प्लानीमीटर है उसका एंकर पॉइंट भी उसके भी अंदर ही रखना पड़ेगा। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है एक कांस्टेंट आएगा सी, उसकी वैल्यू इसकी वजह से ही चेंज होगी। After placing the anchor point, place the tracing point on the outline of the given plan using the tracing arm and mark the tracing point and note down the reading on a verniers as an initial reading A। ठीक है, जो हमारा मैं सपोज करो कोई एक बाउंड्री है, ये हमारा कोई एक एरिया है, ये एक एरिया है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ट्रेसिंग पॉइंट को सपोज करो, मान लो हमने यहाँ पे कहीं ट्रेसिंग पॉइंट रख लिया और वहाँ पे हमने अपने डायल को 0 की रीडिंग कर दी, और इसके बाद इस पूरे ट्रेसिंग आर्म को यानी ट्रेसिंग नीडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा ऐसे घुमाते रहेंगे। जब हम ये याद रखो, जब हम इसको ऐसे इस ट्रेसिंग पॉइंट के ऊपर यानी आउटलाइन के ऊपर ट्रेसिंग नीडल को घुमा रहे होंगे तो क्या होगा, वो व्हील घूम रहा होगा और उस व्हील के रोटेशन से हमारा डायल घूम रहा होगा और वो वर्नियर की रीडिंग चल रही होगी। नाउ मूव द ट्रेसिंग निडल केयरफुली ओवर द आउटलाइन ऑफ द एरिया प्लान टिल द फर्स्ट पॉइंट इज रीच। जहां से हमने स्टार्ट किया है हमें वहीं पे लाके बिल्कुल एंड करना है। द मोमेंट ऑफ द ट्रेसिंग निडल शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट डाउन द रीडिंग ऑन वर्नियर आफ्टर रीचिंग द फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज फाइनल रीडिंग बी। ठीक है, यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे हमें लॉक करना है, और उसके बाद वो जो डायल है वो डायल में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए और वर्नियर की जो रीडिंग हुई उसकी मदद से हम जो है एरिया निकाल लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हमें जो है एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू एम बी माइनस ए प्लस माइनस 10n+c। इसमें बी क्या है, बी इज योर फाइनल रीडिंग, कहीं कहीं पे ये बी की जगह एफ आर लिखा होगा। ए क्या है, ए इज योर इनिशियल रीडिंग। ठीक है, देन प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। 10n, n क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील ड्यूरिंग वन कंप्लीट ट्रेसिंग। ठीक है, ये वन कंप्लीट ट्रेसिंग कहने का मतलब कि हमें एक बार नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जब हम उसके आउटलाइन से अपना वो ट्रेसिंग पॉइंट मूव करा रहे हो तो थोड़ा इधर उधर जाए, तो हमें एक बार नहीं, एक या दो या तीन बार हमें रीडिंग लेनी चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट एरिया को कैलकुलेट कर पाए। लेकिन जैसे सपोज करो कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, हमने यहाँ से कहीं पॉइंट ए से शुरू हुआ तो यहाँ पे हमने 0 सेट कर लिया और इस पर पूरे आउटलाइन पे नेगोशिएट करा रहे हैं, ट्रेसिंग पॉइंट को मूव करा रहे हैं। तो जब ये घुमा रहे हैं तब जो व्हील कितनी बार वहां पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने नंबर में वो घूमा वही क्या होगा एन। और अगर ये जो है जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, जो व्हील है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसमें जो निडल है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तब तो हम इसका वैल्यू रखेंगे प्लस, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम माइनस। एन इज निगेटिव इफ डायल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया कि एन इज पॉजिटिव इफ डायल इन पासेस इंडेक्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देन एम और सी बचे, इसमें एम और सी क्या है, तो एम क्या है वो प्लानीमीटर में उसकी वैल्यू दी होगी, इट इज ए कांस्टेंट। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी, सी भी एक कांस्टेंट है, लेकिन सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे वो पॉइंट आता है कि अगर हमारा जो प्लानीमीटर का एंकर पॉइंट है उस एरिया के बाहर है तो सी की वैल्यू होती है 0। ठीक है, सी इक्वल टू 0, ये कब होता है, सी की वैल्यू 0 कब होगी, जब एंकर पॉइंट जो फिक्स वाला पॉइंट है जहां वेट लगा हुआ था, अगर वो एंकर पॉइंट इस एरिया के बाहर हम फिक्स कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट को 0 ले लेंगे। और अगर ये एंकर पॉइंट इस एरिया के अंदर ही होगा तो इसकी वैल्यू वहां पे प्लानीमीटर में दी होगी। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्लानीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लोकेटिंग कोऑर्डिनेट्स, ट्रांसफरिंग पॉइंट फ्रॉम पेपर टू ग्राउंड, मेजरिंग एरिया ऑफ प्लान, साइटिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ द स्टेशन। तो यहाँ हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है
कि इसका आंसर क्या है हमारा मेजरिंग एरिया ऑफ द प्लानिमीटर से हम यही कर रहे हैं। ट्रांसफरिंग पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड जो है वो क्या होता था, पेपर से ग्राउंड में अगर हमें निकालना होता था, पॉइंट को ट्रांसफर करना होता था, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सेंटरिंग। ठीक है। लोकेटिंग लोकेटिंग कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो वो तो हमारा जो है लैटिट्यूड और डिपार्चर वाली बात थी, जो कि दूसरे पॉइंट्स में आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मेजरिंग एरिया ऑफ द प्लान। सेकंड क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया बाय द यूज ऑफ प्लानीमीटर इज। यहाँ पे देखिए एफ और आई से डिनोट किया हुआ है। एफ इज योर फाइनल रीडिंग, आई इज योर इनिशियल रीडिंग। तो एम इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लायर कांस्टेंट, एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी, यानी पहला ऑप्शन ही, ए ऑप्शन ही सही है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीप्लायर कांस्टेंट एम इज ऑल्सो नोन एज प्लानीमीटर कांस्टेंट। ठीक है, प्लानीमीटर कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। दिया कैलकुलेट करना है हमें एरिया इफ आई इक्वल टू 8.257, मल्टीप्लायर कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 4.143 एंड सी कांस्टेंट। अच्छा देखो यहाँ सी कांस्टेंट की, सॉरी, सी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। इससे जो है हमें एक बात पता लग जा रही है कि ये जो एरिया है, उस एरिया में जो हमारा एंकर पॉइंट है उसी एरिया के अंदर रखा हुआ है, अदरवाइज ये सी की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देंगे, ए इक्वल टू एम एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी। अच्छा इसमें एन की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, देखिए अगर एन की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो एन की वैल्यू जनरली हमें कितनी लेनी होती है, वन। यानी एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे हम जो है इसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा दिया है, ये वैल्यू रख दिया। अच्छा यहाँ पे ये, इसमें एन की शायद डिटेल थोड़ी सी नहीं दिया हुआ है। एन की डिटेल में इसमें एन की वैल्यू -1 रखा हुआ है, एन की डिटेल इसको देना चाहिए था। यहाँ पे सिंपल फार्मूला में रखे और ये आंसर आया। ठीक है। जनरली एन की वैल्यू और बाकी एम की वैल्यू सभी कुछ दिया हुआ होता है, इस क्वेश्चन में मिसिंग होगा डाटा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है 1556.15, कौन सा आंसर है, ये डी ऑप्शन सही है। देन ये क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ ट्रेवर्स इज 645.32 स्क्वायर मीटर एंड द चेंज इन द व्हील रीडिंग कैन बी गिवन एज 10। ठीक है, व्हील रीडिंग कैन बी गिवन एज 10, तो वो एक फॉर्मूला में बताया नहीं, एम इक्वल टू ए बाई एन भी होता है, नीचे दिया हुआ होगा। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कांस्टेंट। तो मल्टीप्लायर कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। अगर हमें देखें तो इफ द वैल्यू ऑफ एरिया एंड द चेंज इन द व्हील रीडिंग्स आर गिवन, देन मल्टीप्लायर कांस्टेंट कैन बी गिवन एज एम इक्वल टू होता है ए बाई एन डैश, ये एक फॉर्मूला होता है। ए इज इक्वल टू योर एरिया एंड डैश इक्वल टू चेंज इन द व्हील रीडिंग। डायरेक्टली हम सिंपल रख देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 64.532। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई कि जो प्लानीमीटर है जनरली दो तरह का होता है, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर और रोलिंग प्लानीमीटर। और जो अभी हम, जो मोस्टली यूज होता है, जो हमें पढ़ना है, वो है कौन सा, एम्सलर एम्सलर पोलर प्लानीमीटर। जो अभी हम पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर के बारे में। ठीक है। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, इफ एरिया इज स्मॉल देन एंकर पॉइंट शुड बी आउटसाइड द एरिया। ठीक है, एंड वाइस एंड वर्सा, यानी कि मतलब, यानी अगर एरिया इज स्मॉल नहीं, इफ एरिया इज लार्ज देन द एंकर पॉइंट शुड बी इनसाइड द एरिया। ठीक है। तो इसके बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है और चीज़ें वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू। इसमें कोई डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं।